हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 फरवरी का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी न्यू ईयर से हम लोगों ने करंट अफेयर्स डिस्कस करना स्टार्ट किया है। हालांकि जनवरी का भी पेंडिंग रह रहा है, जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वेबसाइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत उसमें टाइम देना पड़ता है, तो टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से जो है वो पेंडिंग रह गया है। लेकिन बहुत ही जल्दी आप लोगों को जो पेंडिंग करंट अफेयर्स है जनवरी मंथ की, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। जनवरी मंथ में हम लोगों ने 3 हफ्तों तक के लिए जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस कर लिया है। जनवरी लास्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी रह रहा है, वो भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, टाइम भले थोड़ा सा लग रहा है चीजें लाइंड अप करने में, थोड़ा सा सेटअप वगैरह डेवलप करने में, लेकिन चीजें आप लोगों का कुछ भी पेंडिंग नहीं रह रहा है। तो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है, लेकिन चीजें आप लोगों को मिलेंगी और 1-2 महीने की बात है, फिर चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो रेगुलर जैसे मिलना चाहिए, जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी टाइम पर आप लोगों को सारी चीजें मिलती रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आज का ये जो वीडियो रहने वाला है, आज हम लोग 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकंड फरवरी की करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को, और साथ ही साथ में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़े जाएंगे, बोले जाएंगे, उनका आंसर एक बार खुद से देने की कोशिश करती रहनी है, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो बीच बीच में जैसे 1-2 दिन का करंट अफेयर्स इकट्ठा हो जाएगा, आप लोगों को उसी तरीके से उसी टाइम पर आप लोगों को करंट अफेयर्स वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। और जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग वीकली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही फरवरी फर्स्ट वीक कंप्लीट होगी, उसका भी मतलब वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीजों को डिस्कस करना होता है, और यही अभी तक हम लोग करते आए हैं इस चैनल पर। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज NCAVES India Forum 2021 has recently organized by the which ministry? Natural capital accounting and valuation of the ecosystem services NCAVES India Forum 2021 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। NCAVES इंडिया फोरम 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और ये जो NCAVES प्रोजेक्ट है 2017 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? ये 2017 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, और इसके माध्यम से इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, उनको अवेयरनेस फैलाई जाती है उनके बीचों में। नेशनल लेवल पर नॉलेज को मतलब स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर नॉलेज स्प्रेड किया जाता है किसके बारे में? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है। और कौन कौन से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? अभी जो ये हमारा NCAVES इंडिया फोरम 2021 जो ऑर्गेनाइज किया गया वर्चुअली, इसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया, ब्राजील, चाइना, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका। कौन कौन से देशों ने? इंडिया, ब्राजील, चाइना, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका, ठीक है। इंडिया, ब्राजील, चाइना, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका, इन देशों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस फोरम में नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग यानी कि NCA, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग यानी कि NCA के क्षेत्र में इंडिया का क्या अचीवमेंट रहा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। और NCA के लिए इंडिया के जो भी मतलब इंडिया NCA के लिए इंडिया में जो भी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी मौके और आने वाले हैं, उनके बारे में जो है विस्तार से इसमें चर्चा की गई, ठीक है। और इस इवेंट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इनवी स्टैट्स इंडिया रिलीज किया। क्या रिलीज किया? मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या रिलीज किया? इनवी स्टैट्स इंडिया, ठीक है ना। इनवी स्टैट्स इंडिया रिलीज किया हुआ है, ठीक है, जिसमें NCAVES प्रोजेक्ट के तहत में इंडिया के द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि NCAVES इंडिया फोरम 2021 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मेट्रो रैक हैज अनवील्ड इन विच इंडियन सिटी रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय शहर में भारत के प्रथम स्वदेशी मेट्रो रैक का अनावरण किया गया? तो इसका जो आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई, मुंबई, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। CM उद्धव ठाकरे ने इंडिया के पहले स्वदेशी मेट्रो रैक यानी कि मेट्रो कोच, ठीक है ना,
इंडिजिनस मेट्रो रैक यानी कि स्वदेशी मेट्रो कोच समझ लो आप, ठीक है। मेट्रो कोच का अनावरण जो है वो चारकोप मेट्रो डिपो मुंबई महाराष्ट्र में किया था। कहाँ पर किया था ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चारकोप मेट्रो डिपो पर मुंबई महाराष्ट्र में जो कि है, यहाँ पर जो है इंडिया के पहले स्वदेशी मेट्रो रैक का अनावरण मुंबई के महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया था। और इस दौरान सीएम ठाकरे ने यह भी जानकारी दी कि जून 2021 से ये मेट्रो लाइन जो है ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है। और ये मेट्रो रैक जो है वो पहला मेड इन इंडिया मेट्रो रैक है। ये जो भी अनावरण किया गया इसका चारकोप मेट्रो डिपो में, ये जो है इंडिया का पहला मेड इन इंडिया मेट्रो रैक है, यानी कि पूरी तरीके से स्वदेशी है, भारत में ही ये बनाया गया है। और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया, तो ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा बेंगलुरु में ये बनाया गया था। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा बेंगलुरु कर्नाटका में ये कोच जो है ये बनाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय लोवी इंस्टीट्यूट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स डीकंस्ट्रक्टिंग पैंडेमिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स डीकंस्ट्रक्टिंग पैंडेमिक रिस्पांस में भारत की क्या रैंक है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी 86 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 6 86 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट ने कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज किया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट ने कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज किया हुआ है, जिसके अनुसार जिसमें पहली चीज़ तो जिसमें टोटल 98 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है, ठीक है। जिसमें टोटल 98 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है और इन 98 कंट्रीज़ में से इंडिया की जो रैंक है 86वीं है। 86वें नंबर पर इंडिया की रैंकिंग है। न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पर है, न्यूजीलैंड टॉप पर है। उसके बाद में वियतनाम आता है, उसके बाद में वियतनाम का नंबर आता है, यानी कि फर्स्ट पर न्यूजीलैंड, सेकंड पर जो है वियतनाम है और इंडिया की जो रैंक है वो 86 है, ठीक है। और टोटल 98 देशों में ये इंडेक्स, ये रैंकिंग जो है जारी की गई है। चाइना जो है इस रैंकिंग में शामिल नहीं है, चाइना इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया क्योंकि चाइना ने जो अपना टेस्टिंग डाटा है वो पब्लिकली शेयर नहीं किया। कोरोना का जो उसने टेस्टिंग वगैरह की गई थी उसका जो डाटा है चाइना ने पब्लिकली शेयर नहीं किया है। तो जब पब्लिकली शेयर नहीं किया तो उसके बारे में कुछ डाटा मिल नहीं पाया, तो कोई भी उसके बारे में डाटा जब मिला ही नहीं तो हम उसके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं। इसीलिए जो है वो इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में वो शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो टोटल 98 देशों में ये रैंकिंग निकाली गई, जिसमें से कि इंडिया 86वें पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज लिस्टेड 2020 एज द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इन इट्स वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, ठीक। उस संगठन का नाम बताइए जिसने अपने वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर में 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा UNWTO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल टूरिज्म कोविड-19 के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। कोरोना की वजह से फ़्लाइट वगैरह सब बंद कर दी गई थी, लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से जो टूरिज़्म था ग्लोबली, लोग बहुत ज़्यादा घूमने वगैरह नहीं गए, टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। तो इस कारण यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट रिलीज किया, ठीक है। उसने जो है अपनी वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर नाम से एक रिपोर्ट रिलीज किया, जिसमें 2020 को, इस रिपोर्ट में 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है ना, सबसे बेकार साल के रूप में जो है इसको दर्ज किया गया है, सबसे बेकार साल के रूप में इसको लिस्ट किया गया है। और यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा UNWTO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द ग्लोबल 500 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI 2021, which Indian brand has ranked in 5th position? ग्लोबल 500 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI 2021 के अनुसार किस भारतीय ब्रांड को 5वें स्थान पर रखा गया है? ऑप्शंस भी दिए गए हैं आप लोगों को। तो इसका जो आंसर होगा रिलायंस जियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रिलायंस जियो इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल ब्रांड्स की एक एनुअल लिस्ट जो है वो जारी की गई है अभी, जिसमें रिलायंस जियो को दुनिया का 5वां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बताया गया है, ठीक है। इसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है स्कोर
जो रिलायंस जियो है ये दुनिया का 5वां सबसे स्ट्रांगेस्ट ब्रांड है इस लिस्ट के अनुसार जो अभी जारी की गई, और इसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर, ठीक है, यानी जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, BSI स्कोर। इसका BSI स्कोर जो है किसका, रिलायंस जियो का, वो कितना है 91.7 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में से 91.7 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार के साथ में रिलायंस जियो जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे स्ट्रांगेस्ट ब्रांड है, ठीक है। और इसे जो है AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी मिली हुई है, AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी मिली हुई है रिलायंस जियो को। और रिलायंस जियो पहली बार इस रैंकिंग में अपनी जगह बना रहा है। इससे पहले रिलायंस जियो इस रैंकिंग में, इस लिस्ट में नहीं आता था, ठीक है। और इस लिस्ट के अनुसार सबसे पावरफुल ब्रांड की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे स्ट्रांगेस्ट ब्रांड कौन सी है, तो वीचैट है। वीचैट जो है वो इस लिस्ट के अनुसार सबसे पावरफुल ब्रांड है। और इसका अगर BSI स्कोर हम लोग बात करें तो इसका BSI स्कोर जो है वो 95.4 है। कितना, 95.4 आउट ऑफ 100 इसका BSI स्कोर है। और इसके बाद में फेरारी का नंबर आता है, यानी कि सबसे स्ट्रांगेस्ट ब्रांड जो है वो वीचैट है, उसके बाद में फेरारी का आता है, ठीक है। और रिलायंस जियो जो है वो ग्लोबली 5वें नंबर पर, दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट ये ब्रांड है, ठीक है। और अगर मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड की बात की जाए तो एप्पल फर्स्ट पर है, ठीक है। कौन सा मोबाइल फ़ोन कंपनी ना, एप्पल, ये फर्स्ट पर है। और सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड नंबर पर अमेज़ोन है, और थर्ड नंबर पर गूगल है। ये बात किसकी हो रही है, आप लोग डिफरेंस को समझना, डिफरेंस यहाँ पर समझिए। ये बात हो रही मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की, ठीक है ना। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की, अगर मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड की बात की जाएगी तो एप्पल फर्स्ट पर है, अमेज़ॉन सेकंड पर है, गूगल थर्ड पर है। और अभी तक जब हम लोग बात कर रहे थे तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मोस्ट स्ट्रांगेस्ट की, ठीक है ना, मोस्ट स्ट्रांगेस्ट ब्रांड। तो मोस्ट स्ट्रांगेस्ट ब्रांड जो है वो कौन सी थी, वीचैट थी, नंबर 2 पर फेरारी थी, और रिलायंस जियो 5वें नंबर पर थी ग्लोबली, ठीक है ना। और मोस्ट वैल्यूएबल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एप्पल फर्स्ट पर है, अमेज़ॉन सेकंड पर है, गूगल थर्ड पर है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वैल्यूएबल और स्ट्रांगेस्ट, मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट स्ट्रांगेस्ट का जो डिफरेंस है, इसको आप लोग समझना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से हो सकती है, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस कंडीशन में आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इसीलिए बताई जा रही हैं, ठीक। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। और अगर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की कैटेगरी में इंडियन ब्रांड की बात की जाए तो टाटा ग्रुप टॉप पर है। अगर इंडियन ब्रांड्स के देखिए 500 लोगों का जो है ये ग्लोबली लिस्ट निकाली गई है, 500 लोगों की ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स, 500 लोगों का मोस्ट स्ट्रांगेस्ट ब्रांड की लिस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट 500 लोगों की अलग अलग निकाली गई है, ठीक है। लेकिन अगर केवल इंडियन की बात की जाए, इंडियन ब्रांड्स की, तो उसमें जो टाटा ग्रुप है वो टॉप पर है। टाटा ग्रुप जो है वो इंडिया के जितने भी कंपनीज हैं उसमें टॉप पर है। और इसकी ग्लोबल रैंकिंग कितनी है, इसकी है 77 इसकी ग्लोबल रैंकिंग है, लेकिन इंडियन रैंकिंग में ये टॉप पर है, ठीक है ना। LIC जो है वो सेकंड नंबर पर है, LIC जो है वो सेकंड नंबर पर है इंडियन लिस्ट में, इंडियन के लिस्ट में, जो इंडिया की कंपनी है उसकी लिस्ट में। और ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबली जो LIC की रैंक है वो 206वीं है, 206 है। थर्ड नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो इन्फोसिस IT कंपनी, इन्फोसिस जो है वो थर्ड नंबर पर है इंडियन कंपनीज में। और ग्लोबली अगर हम लोग इसकी बात करें तो ग्लोबली जो है ये 212वें नंबर पर है, 212 है इसकी ग्लोबल रैंकिंग है, 212 इसकी ग्लोबल रैंकिंग है। LIC की 206 ग्लोबल रैंकिंग है, टाटा की 77 ग्लोबल रैंकिंग है। और इंडियन कंपनीज में अगर बात करेंगे तो टाटा ग्रुप फर्स्ट पर है, LIC सेकंड पर है, इन्फोसिस थर्ड पर है। और ये बात किसकी हो रही है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन इंडियन ब्रांड्स, ठीक है ना। इंडियन भारतीय ब्रांड में मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की बात हो रही है। ध्यान रखना वैल्यूएबल की बात हो रही है, स्ट्रांगेस्ट की नहीं। स्ट्रांगेस्ट और वैल्यूएबल का डिफरेंस आप लोगों को बताया गया, ठीक। तो इसका फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस जितने इससे बन सकते थे एग्जाम ओरिएंटेड, बाकी तो इसकी लिस्ट आई है पूरी 500 देशों की है, तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जितना हम लोगों को पढ़ना था, जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। आगे देखते हैं। As per the recent report released by the Niti Aayog and Rocky Mountain Institute, what is the estimated capital need for India for the transition towards electric vehicle adoption during 2020 to 2030? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020-30 के दौरान
इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में भारत को कितनी अनुमानित पूंजी की आवश्यकता होगी। इसमें ये पूछा गया है कि 2020-30 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन को अगर अडॉप्ट करेगा इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर अडॉप्ट किया जाता है तो उस दौरान जो है इंडिया को कितनी अनुमानित पूंजी की आवश्यकता होगी कि जिससे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को अडॉप्ट कर लिया जा सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19.7 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 19.7 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर ईवीज इन इंडिया ए टूल किट ऑफ सॉल्यूशंस टू मिटिगेट रिस्क एंड एड्रेस मार्केट बैरियर्स जनवरी 21 नाम से एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके अनुसार 2020-30 के दौरान इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्टेशन के लिए 19.7 लाख करोड़ रुपए, ये ऑप्शन में जो दिया गया है ना, ये इसका आंसर होगा। 19.7 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी और इस पूंजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह बनाए जाएंगे, बैटरियां बनाई जाएंगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा तो उसमें बैटरी वगैरह लगेगी ना, तो सारी बैटरियां वगैरह बनाई जाएंगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्टेशन के लिए जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, उससे रिलेटेड जो भी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, वो सारा कुछ जो है इस बजट के बनाया जाएगा। ठीक है, किस नाम से अपनी रिपोर्ट रिलीज की थी, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने। सुन लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। हालांकि इसकी जो पेड पीडीएफ रहेगी उसमें ये चीजें मैं दूंगा, लेकिन अभी जहां पर हम लोग इन सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर ईवीज इन इंडिया ए टूल किट ऑफ सॉल्यूशंस टू मिटिगेट रिस्क एंड एड्रेस मार्केट बैरियर्स जनवरी 2021। ठीक, बैरियर्स जनवरी 2021, ये इस रिपोर्ट का नाम होगा। इस नाम से नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। नीति आयोग की यहाँ पर बात हो रही है, तो अमिताभ कांत जी जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? अमिताभ कांत जी जो हैं वो इसके सीईओ हो जाएंगे। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें नीति आयोग की, तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 2021 एशियन इंडिया हैकेथॉन। 2021 आसियान भारत हैकेथॉन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक जी, और इन्होंने ही इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया हुआ था। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक 36 घंटे ये इवेंट चला हुआ था। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक, ठीक है ना, 36 आवर। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक 36 घंटे तक ये इवेंट जो था ये चला हुआ था। इसमें 10 एशियन कंट्रीज और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। 10 आसियान देश, ठीक है ना, और इंडिया प्लस इंडिया, इतने लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब एशियन देश में कौन कौन से देश आते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है। ये जो हैकेथॉन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये मतलब इनिशिएटिव है। और यहाँ पर बात हुई है एशियान देशों की, ठीक है ना, आसियान देशों की बात हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो आसियान देशों का हेडक्वार्टर ये जो है जकार्ता इंडोनेशिया में होगा। कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर ए। Next, which country is going to construct Nepal's 679 megawatt Lower Arun hydropower project under the PPP model? PPP मॉडल के तहत कौन सा देश नेपाल की 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने जा रहा है? तो इंडिया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इंडिया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल की भी हाल ही में बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इंडिया को दे दिया गया है। और ये जो है इंडिया को दे दिया गया है, मतलब इंडिया का सतलुज जल विद्युत निगम को दे दिया गया है। ठीक है ना, सतलुज जल विद्युत निगम को दे दिया गया है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत में इसका निर्माण करेगी। सतलुज जल विद्युत निगम जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत में ये 679 मेगावाट का 679 मेगावाट के लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी। और अरुण नदी पर जो है, ये अरुण नदी नेपाल में है, यहाँ पर जो है इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। नेक्स्ट, अप स्किलिंग फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट हैज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? अप स्किलिंग फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के साथ कोलैबोरेशन में अप स्किलिंग फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अप स्किलिंग में इन्वेस्ट कर 2030 तक इंडिया की जीडीपी को 570 बिलियन यूएसडी तक बूस्ट किया जा सकता है। अप स्किलिंग में इन्वेस्ट कर 2030 तक इंडिया की जीडीपी को 570 बिलियन यूएसडी तक जो है बूस्ट किया जा सकता है इस रिपोर्ट के अनुसार। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2030 तक ग्लोबल जीडीपी को जो है 6.5 ट्रिलियन यूएसडी तक बूस्ट किया जा सकता है। 6.5 ट्रिलियन यूएसडी तक बूस्ट किया जा सकता है, क्या कर अप स्किलिंग में इन्वेस्ट कर, ठीक है। अप स्किलिंग में इन्वेस्ट कर इंडिया की जीडीपी को 2030 तक 570 बिलियन यूएसडी तक बूस्ट किया जा सकता है और ग्लोबल जीडीपी को 6.5 ट्रिलियन यूएसडी तक बूस्ट किया जा सकता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। द दावोस एजेंडा 2021 के दौरान जो है ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। और अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोलोगनी जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, What are the total benefits that will be provided through the new phase of आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण के माध्यम से कुल कितना लाभ प्रदान किया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का नया फेज जो है भी हाल ही में लॉन्च किया, जयपुर से ये लॉन्च किया गया और इस स्कीम के तहत इसके जो लाभार्थी होंगे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स और स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल्स जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं हॉस्पिटल्स, उन दोनों हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी, मुफ्त में उनका इलाज किया जाएगा जो भी इस योजना के लाभार्थी होंगे, ठीक है। इसके तहत में लगभग 1.1 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट्स दिया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से, ठीक है। और इंश्योरेंस कवर को जो है, पहले इसमें इंश्योरेंस कवर कितना था? 3.3 लाख, ठीक है। पहले इसमें 3.3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर था, लेकिन अब जो इसका नया फेज लॉन्च किया गया है इसमें इस इंश्योरेंस कवर को 3.3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, यही इसमें पूछा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो राजस्थान जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का ही है जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं। और अगर रामसर साइट की अगर हम लोग बात करें तो संभार लेक और केवलादियो नेशनल पार्क, ये रामसर साइट है यहाँ पर। और कौन कौन सा नेशनल पार्क है अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करो, और राजस्थान का गवर्नर कौन है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, Who has appointed as the CEO of National Health Authority? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राम सेवक शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। राम सेवक शर्मा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये शर्मा जी जो हैं ये ट्राई के पूर्व चेयरमैन हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ट्राई, ठीक है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के ये फॉर्मर चेयरमैन है। अब इन्हें जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का CEO बनाया गया है, ठीक है। और इन्होंने इंदु भूषण जी को रिप्लेस किया हुआ है। किसको रिप्लेस किया हुआ है? इंदु भूषण जी को, ऑप्शन में ये भी दिया गया है, ठीक है ना। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इंदु भूषण जी को रिप्लेस किया। और यहाँ पर बात हुई थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, यहाँ पर बात हुई थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है क्या ये, ठीक है ना। तो जो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबल ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके माध्यम से इसके तहत इसके द्वारा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राम सेवक शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने रिप्लेस किया इंदु भूषण जी को इन्होंने रिप्लेस किया। और ये शर्मा जी जो है ये फॉर्मर ट्राई के चेयरमैन है, ट्राई के फॉर्मर चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन है ये ट्राई के। नेक्स्ट देखते हैं, Which tableau has received the best tableau award during the Republic Day parade? गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला रिपब्लिक डे परेड के दौरान। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका थीम क्या था? तो उसकी थीम थी अयोध्या द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश।
उसकी थीम थी अयोध्या द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू जी ने ये अवार्ड दिया है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड हो जाएगा ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया। और त्रिपुरा की झांकी को सेकंड और उत्तराखंड की झांकी को थर्ड रैंक मिला। सर्वश्रेष्ठ झांकी, सबसे अच्छी झांकी जो थी उत्तर प्रदेश की थी, दूसरे नंबर पर जो है वो त्रिपुरा की झांकी थी, और तीसरे नंबर पर जो है वो उत्तराखंड की झांकी थी। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड की झांकी थी। इन सब की थीम वगैरह भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इनकी थीम भी दी गई है, इन झांकियों की थीम भी दी गई है। और टोटल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी झांकियों ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर। तो टोटल 32 गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, रिपब्लिक डे की जो परेड थी, टोटल 32 झांकियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 32 नंबर्स ऑफ डब्ल्यूज थी, झांकी थी, जिसमें से कि यूपी की झांकी को फर्स्ट रैंकिंग मिली हुई है, ठीक है। त्रिपुरा की झांकी को सेकंड और उत्तराखंड की झांकी को थर्ड। और इन सब की थीम वगैरह भी यहाँ पर दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PhD-CCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस फॉर 2021। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PhD-CCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस 2021 में भारत की रैंक क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। PhD-CCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस में इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट रेजिलियंस इकोनॉमी के रूप में सामने आया है, के रूप में उभरा हुआ है। कोविड की वजह से जो आर्थिक नुकसान हुआ था, कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, सब कुछ लगभग बंदी हो गया था, लॉकडाउन इतना लंबा चला था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा मजबूत रिकवरी जो देखने को मिली है वो इंडिया की है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मजबूत रिकवरी जो है वो इंडिया की मिली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड रैंक, सेकंड नंबर पर इंडिया की रैंकिंग है। जर्मनी टॉप पर है। टॉप पर कौन है? जर्मनी में जो रिकवरी हुई वो सबसे तेजी से हुई, जर्मनी टॉप पर है। और साउथ कोरिया जो है वो थर्ड पर है। साउथ कोरिया जो है वो थर्ड पर है। यहाँ पर जो है रिकवरी जो तीसरे नंबर पर सबसे तेज हुई। टोटल 6 कैटेगरीज में जो है इसमें रैंकिंग वगैरह निकाली गई हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कौन, क्योंकि 6 कैटेगरी हैं तो फिर 6 अलग अलग रैंकिंग हो जाएंगे, तो इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जितना एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, वो हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर पर इंडिया की रैंकिंग है। जर्मनी फर्स्ट पर होगी और साउथ कोरिया क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया जो थर्ड पर हो जाएगी। तो इसका आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2021? विश्व कुष्ठ दिवस 2021 का विषय क्या है, उसकी थीम क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल जनवरी महीने के लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी, ठीक है ना। जनवरी महीने के अंतिम रविवार को, लास्ट संडे को ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को कुष्ठ रोगों के बारे में जागरूक करने के लिए जो है ये दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके माध्यम से लोगों को कुष्ठ रोगों के बारे में जागरूक किया जाता है कि इसका इलाज वगैरह है, इलाज कराकर ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बार जो है वो 31 जनवरी को लास्ट संडे पड़ा था, 31 जनवरी, ठीक ना। 31 जनवरी को जो है लास्ट संडे पड़ा हुआ था जनवरी का। तो 31 जनवरी के दिन जो है वो इस बार का विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। और इसकी थीम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी थीम ऑप्शन नंबर बी, इसका यही आंसर हो जाएगा। यही इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना आप लोग कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस याद रखो आप लोग, लास्ट संडे ऑफ जनवरी के दिन वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2021 हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? भारतीय तटरक्षक दिवस 2021 किस तारीख को मनाया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2021, ऑप्शन नंबर डी। 1 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार आईसीजी का यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का 45वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया 1 फरवरी को। तो हर साल जो है ये 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 1 और 2
1 और 2 फरवरी की करंट अफेयर्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अभी जो आगे के वीडियोस रह रहे हैं, जो पिछला वीडियो हमारा रह रहा है जनवरी का पेंडिंग है थोड़ा बहुत, वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। अब जनवरी लास्ट वीक का बैंकिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पेंडिंग है, और जनवरी का थोड़ा करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी पेंडिंग है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बहुत जल्दी करा दी जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।